हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ रेफ्रिजरेशन की यूनिट। रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यह सभी को जानना जरूरी है। इसलिए सभी लोग आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि सामने आपको एक डेफिनेशन लिखी दिख रही है जो है रेफ्रिजरेशन की यूनिट की, इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपको जो भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं उनका भी मतलब अच्छे से समझ में आ सके। तो अब आपको सब ध्यान से सुनना है जो भी मैं बता रहा हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो भी एसी वगैरह खरीदते हैं तो उसको हम कैसे मांगते हैं, 1 टन की एसी, 1.5 टन की एसी या 2 टन की एसी। मतलब हम इसको किस में परचेज करते हैं, टन में। तो टन क्या है, टन क्या है, यूनिट है रेफ्रिजरेशन की। इसी तरह इसको हम जो भी हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल रेफ्रिजरेटर होते हैं उसको हम किस यूनिट में परचेज करते हैं, किलोवाट में या किलो जूल पर सेकेंड में। तो ये क्या रहती है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन रहता है उसको इफेक्ट करने वाली क्या रहती है, यूनिट रहती है। तो इसको मैक्सिमम जो इसकी डिफाइन किया जाता है, इसको टन के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो टन के रूप में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो डेफिनेशन से रिलेट करता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। तो हम जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हमने मान लिया हमारे पास कितना है, 1 टन आइस है, या जैसे बोल सकते हैं बर्फ। हमारे पास 1 टन बर्फ है या आइस है, उसको हम एक रूम में रख देते हैं। इसमें एक रूम में रख देते हैं 1 टन आइस को, और उसका जो टेम्परेचर है वह कितना कर देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर कर देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। और उस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर हम कितनी देर के लिए रख देते हैं, 24 आवर्स के लिए। मतलब 24 आवर्स के लिए हम 1 टन एसी को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं। और 24 आवर्स बाद जब हम देखते हैं तो पूरी जो 1 टन आइस है वह कन्वर्ट हो जाती है 1 टन वाटर में, या 1 टन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है 24 आवर्स बाद। क्या समझ में आया आपको कि हमने 1 टन आइस लिया और उसको एक रूम में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया है, और 24 आवर्स बाद जब देखा तो पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। कितने, 24 आवर्स बाद। और वहां पर देखा उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना हमने स्टार्टिंग में देखा था, 0 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ वाटर में कन्वर्ट होने के बाद कितना टेम्परेचर रहता है उस रूम का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फेस परिवर्तन हुआ लेकिन टेम्परेचर का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब रूम के अंदर जो हीट थी वह हीट कहाँ यूज हुई, फेस परिवर्तन में हुई। फेस परिवर्तन होता है, जैसे कि पहला फेस कौन सा था, हमारे पास आइस थी और वह किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो वह उसका फेस चेंज हो गया, मतलब आइस से वाटर हो गया। तो यहाँ पर जो रूम की हीट थी उसका यूज काय में हुआ, जो हमारा फेस परिवर्तन में हुआ, लेकिन टेम्परेचर परिवर्तन में नहीं हुआ। तो जैसा कि हम पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो 2 प्रकार की हमने हीट पढ़ी थी, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट क्या होती है, जब हमारी हीट का यूज टेम्परेचर परिवर्तन में होता है, मतलब टेम्परेचर परिवर्तन हो और फेस चेंज ना हो, तो वहां पर जो हीट यूज होती है उसे बोलते हैं सेंसिबल हीट। लेकिन जब टेम्परेचर एक समान हो, या जो हमारा तापमान है वह एक समान हो, लेकिन फेस परिवर्तन हो, तो वहां पर जो हीट यूज होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर हमारा एक समान है, लेकिन फेस परिवर्तन हो गया, आइस से क्या हो गया, वाटर बन गया। तो मतलब फेस परिवर्तन के दौरान जो हीट यूज हुई है, तो यहाँ पर कौन सी हीट यूज हुई है, या उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट भी आप समझ गए होंगे लेटेंट हीट क्या होती है। तो यह जो लेटेंट हीट है 1 टन आइस के लिए कितनी यूज होगी, यह जानना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम इसका यूनिट कन्वर्जन सीख पाएंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है। तो जो आइस होती है उसकी लेटेंट हीट कितनी होती है, 335 किलो जूल पर केजी इतनी होती है। ये आइस के लिए आप याद कर लें, तो लेटेंट हीट इतनी होती है। लेकिन हमें कितने के लिए, 1 टन आइस, 1 टन आइस
हमारी 1 टन वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट की लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, तो हम 1 टन आइस के लिए हम क्या निकालेंगे, लेटेंट हीट निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल आइस के लिए जो स्टैंडर्ड हमारी लेटेंट हीट होती है 335 किलो जूल पर केजी। तो हम 1 टन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो 1 टन के लिए मैं बताता हूँ कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर दिख रहा होगा लेटेंट हीट ऑफ 1 टन आइस। 1 टन आइस का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। जब 1000 किलोग्राम है तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 टन आइस के लिए हमारी कितनी लेटेंट हीट होगी, तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो किलोजूल रहेगा। ये जो किसमें यूनिट होती है 1000 की, किलोग्राम में। तो किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेटेंट हीट 1 टन के लिए कितनी हो जाएगी, 335 इंटू 1000 किलोजूल। ये हमारे लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी, जो हमारा आइस है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता पड़ी, 335 इंटू 1000 किलो जूल। तो यही पूछ रहा था यहाँ पर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितनी हीट का ट्रांसफर हुआ, तो कितनी हीट का ट्रांसफर हुआ 335 इंटू 1000 किलो जूल। ये हमने निकाल ली है हीट 1 टन आइस के लिए। ये पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका और कन्वर्जन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो ये हमने 1 टन के लिए निकाल ली, लेकिन अब हमें निकालना टाइम, मतलब 24 आवर्स कितने देर के लिए यूज लेटेंट हीट का यूज हुआ, 24 आवर्स के लिए। तो 24 आवर्स के लिए हम कितनी लेटेंट हीट होगी उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये 1 टन के लिए हुई है, लेकिन कितने टाइम के लिए उसका भी जानना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 1 टन के लिए जो भी हमारी लेटेंट हीट है उसमें 24 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारी 24 आवर्स के लिए निकल आएगी कि कितनी लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने क्या किया, 24 आवर्स का डिवाइड कर दिया। तो अब इतनी लेटेंट हीट की जो हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, मतलब 24 आवर्स के लिए जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी हमारी आइस थी 1 टन, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी 24 आवर्स के अंदर लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ी, वह कितनी पड़ी, 335 इंटू 1000 अपॉन 24। इसको जो भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वो निकल आएगी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसको आवर्स में निकालना चाहें, 24 में हो गया, अब मिनट में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 60 का नीचे डिवाइड और कर देंगे, तो किसमें आ जाएगी, मिनट में आ जाएगी। तो उसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने क्या किया, मिनट में, यहाँ पर क्या था, किलोजूल पर आवर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोजूल पर मिनट। तो अब हम इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो 232.6 किलोजूल पर मिनट आ जाएगा। अब लेकिन हम किस में निकालते हैं, सेकंड में निकालते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड में हम कितनी यूज करते हैं वह भी जानना जरूरी है। ये तो कैलकुलेशन से हमने इतना निकाला 232.6 किलोजूल पर मिनट, लेकिन आपने देखा होगा जो भी स्टैंडर्ड रहती कितनी रहती इसकी, 210 किलोजूल पर मिनट, कितनी रहती है, 210 किलोजूल पर मिनट। उसको भी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, जो भी 1 टन रेफ्रिजरेटर के लिए जो भी नॉर्मल प्रैक्टिकली हम जो बात करते हैं इसकी यूनिट की, या जो भी हमारी हीट की क्वांटिटी की, लेटेंट हीट की क्वांटिटी की याद रखते हैं, तो कितने की बात करते हैं, 210 किलोजूल पर मिनट की बात करते हैं। कितना, 210 किलोजूल पर मिनट। लेकिन इसको हम वाट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम वाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें 60 का डिवाइड कर देता हूं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 60 का डिवाइड कर दिया तो किलोजूल पर सेकंड होगा। यहाँ पर मिनट था, इसका क्या होगा, किलोजूल पर सेकंड। अब किलोजूल पर सेकंड हम जानते हैं के क्या रहेगा, जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है। जूल पर सेकंड वाट होता है, तो के की जगह किलो ही रहेगा, जूल पर सेकंड की जगह वाट लिख देंगे। तो हमने कितना कन्वर्ट होगा, 3.5 किलोवाट। ये हमारे इस तरह इसका कन्वर्जन करते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन हुआ है, आपको समझ में आ गई होगी किस आधार पर इसको 1 टन के आधार पर कैसे डिफाइन किया जाता है, और 1 टन के लिए 24 आवर्स के लिए कितनी लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। और लेटेंट हीट क्या होती है मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी भी जो भी हमारे पास फेस परिवर्तन होता है, जैसे मान लो हम किसी चीज को गर्म करते हैं, तो क्या बर्फ को अगर गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, वह वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर को और गर्म करते हैं तो वह इसमें स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लो वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन वह भाप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हम नीचे से हीट दे रहे हैं वह कौन सी हीट कहलाती है, सेंसिबल हीट। लेकिन जब एक ऐसा समय आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के वह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, तो वहां पर फिर जो हीट आवश्यकता होगी वह होगी लेटेंट हीट, क्योंकि वहां पर फिर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्जन होगा, लेकिन टेम्परेचर एक समान रहेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगता है
हमने क्या किया था, एक रूम के अंदर लिया, उसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमने क्या किया, 1 टन आइस को रखा और उसमें जो भी रूम की हीट होगी वह उस रूम की हीट को एब्जर्व करेगा, ठीक है, और उसके दौरान क्या करेगा, लगभग मैंने प्रैक्टिकल कितने टाइम के लिए लिया, 24 आवर्स के लिए। तो 24 आवर्स बाद हमने क्या देखा, वह पूरी 1 टन आइस थी 1 टन वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उस रूम की जो हीट ली उसने वह कितनी ली 24 आवर्स के दौरान, वह कहां पर, यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको दिख रही होगी 335 इंटू 1000 अपॉन 24 इंटू 60, मतलब 232.6 किलोजूल पर मिनट। इसको हम जब कन्वर्ट कर देते हैं, या जो हम स्टैंडर्ड जो लेके चलते हैं ऑल प्रैक्टिकल के लिए, जो भी प्रैक्टिकल रहते हैं 210 किलोजूल पर मिनट, तो इतना बोल सकते हैं आप, ठीक है। और भी हम इसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं 3.5 किलोवाट लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है हमें, जो हमारा 1 टन आइस है उसको 1 टन वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर्स के दौरान। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।